नमस्कार। मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। भारत के 53वें सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा बयान दिया है। यह बयान जनहित के लिए बहुत ज्यादा आशावादी है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने साथी जजों को यह साफ संदेश दिया है कि वो फैसले लिखते समय क्लिष्ट भाषाओं, विदेशी भाषाओं के कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि आम जनता भी उन फैसलों को ठीक से समझ सके। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? अगर आप इस मुद्दे को सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले 77 सालों से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। हमारे देश में जो जुडिशरी है, आप सब जानते हैं कि ये अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था ही अभी तक चल रही है। वही सारी व्यवस्था है, वही सारी भाषा भी है। यानी हमारे देश की जो हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है और इवन जो लोअर जुडिशरी है, इसमें वही लैंग्वेज अब तक चली आ रही है जो कभी अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। और ऊपर से तुर्रा ये है कि इस अंग्रेजी में भी लैटिन और दूसरी भाषाओं के तमाम जो वाक्यांश हैं वो भी जुड़े रहते हैं। उनका वो आम आदमी समझ ही नहीं पाता। केवल जो लीगल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, लीगल डिक्शनरी जो यूज करता है, उसी को पता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। यानी अगर किसी जज के फैसले को समझना है तो आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से जैसे अगर टैक्सेशन को समझना है तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो भेदभाव है, उसकी वजह से जो देश की जनता है उसकी मजबूरी है कि वो वकीलों की सेवाएं ले। और यहां जस्टिस सूर्यकांत ने एक दूसरा जिक्र भी किया कि किस तरीके से एक बार फैसला हो जाता है लेकिन उस क्लाइंट को पता ही नहीं है कि फैसला उसके पक्ष में हुआ है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा टेक्निकल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता है, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति के पक्ष में फैसला हुआ है उसको भी ऐसा लग रहा होता है कि अभी फैसला उसके पक्ष में नहीं हुआ है। इसी बात पर जोर दिया है जस्टिस सूर्यकांत ने और उन्होंने कहा कि फैसले जनता के लिए लिखे जाने चाहिए, न कि वकीलों और कानून की किताबों के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगर लागू हो जाता है तो आम जनता भी समझ सकेगी कि इसका मतलब क्या है। ये कितना जटिल है, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। आपको याद होगा कि निर्भया का मामला चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और उस समय एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था कि आगे से जो भी रेप के केसेस होंगे वो इन कैमरा हुआ करेंगे। अब बहुत से बड़े अखबारों के रिपोर्टर्स ने इस इन कैमरा का मतलब निकाला था कैमरे के सामने, जबकि ये जो इन कैमरा शब्द है इसका मतलब होता है इन द चैम्बर ऑफ द जज। ये लैटिन का शब्द है। तो आम आदमी नॉर्मल अंग्रेजी के हिसाब से उसका मतलब निकाल रहा था और उसी को टीवी के एंकर भी बता रहे थे, अखबार के रिपोर्टर भी बता रहे थे। लेकिन जो कानून जानते हैं उनको पता है कि इन कैमरा का क्या मतलब होता है। उसी तरीके से जब क्रिमिनल केस होता है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है मेंस रिया। अब आप कहेंगे कि ये मेंस रिया क्या है? मेंस रिया भी एक लैटिन का शब्द है और इसका मतलब होता है कि उस अपराधी का इंटेंशन क्या था उस समय। यानी कि सारा का सारा जो क्रिमिनल केस होता है वो मेंस रिया पर डिपेंड होता है, यानी कि उसके इंटेंशन पर। अगर उसका इंटेंशन किसी की हत्या करना था तो सजा ज्यादा घातक होगी, और अगर वो इंटेंशन नहीं था तो सजा कम होगी। इस तरीके के हजारों शब्द हैं जो कानून की किताबों में, फैसलों में यूज किए जाते हैं। आप डिक्शनरी देखेंगे, अगर वो डिक्शनरी लीगल डिक्शनरी नहीं है तो उसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे और फिर आप अनुमान लगाएंगे। इसी को हाईलाइट करने की कोशिश की है भारत के सीजीआई ने
और इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि वो खुद हिंदी प्रदेश से आते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ जो सीजीआई बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं, वो देखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से अंग्रेज हुआ करते हैं। ये फैसला तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सुझाव है, अगर इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मानते हैं तो कम से कम ये हो जाएगा कि जो फैसले होंगे उनको समझने के लिए व्यक्ति को किसी वकील की सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी तरीके से है कि आपने अपनी कुंडली तो बनवा ली और कुंडली में जो ग्रहों की दशा है वो तो आपको दिख रही है, कौन से खाने में कौन सा ग्रह है, कितनी कौन सी राशि है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये समझने के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है। ज्योतिषी के पास जाएंगे तो उसको फीस देनी पड़ेगी और वो उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है या फिर आपको बेवकूफ बना रहा है ये भी आपको पता नहीं है। उसी तरीके से जो फैसला होता है, आपने अगर किसी वकील को पढ़वाया, वो वकील खुद हिंदी मीडियम वाला है तो वो हो सकता है आपको अलग तरीके से उस फैसले का मतलब समझा दे। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को मान लेते हैं, जो साफ संदेश दिया है सीजीआई ने कि भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आसान भाषा में फैसले लिखे जाएं, और ये चीज सरकार को भी समझनी चाहिए। सरकार भी जब संसद में कोई कानून बनाती है तो उस कानून की जो भाषा होती है वो वही अंग्रेजों के जमाने की अंग्रेजी होती है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो वो पुराने रटे रटाए शब्द हैं और उनके होने से ज्यादा चीजें आसानी से आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो जटिलता पैदा हो जाती है कि आम आदमी अगर उस अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद भी कर दिया जाता है तो वो अनुवाद भी समझ में नहीं आता है। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ स्टडी कर रहे थे तो हमारे एक दो साथी थे जो हिंदी मीडियम से लॉ वहां से कर रहे थे। लेक्चर अंग्रेजी में हुआ करता था। हमने कहा दिखाइए यार, हम भी तो हिंदी मीडियम के हैं। उनकी किताब जब हमने देखी तो उसमें जो लैंग्वेज थी, यानी कि हिंदी में जो विधि को विस्तार व्याख्या की गई थी, उसको समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था, बजाय अंग्रेजी में समझ पाना ज्यादा आसान था। यानी कि जब ये भारी भरकम शब्द अंग्रेजी में होते हैं तो उनका अनुवाद भी हिंदी के भारी भरकम शब्दों से ही किया जाता है और यही जटिलता बन जाती है। जबकि होना तो ये चाहिए कि क्या कानून है, क्या फैसला आया है, वो इतनी आसान भाषा में होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको समझ सके और आने वाली परिस्थिति में अगर वो फंसता है तो वो भी खुद अनुमान लगा सके कि मेरे साथ ये हो सकता है। लेकिन यहां पर जानबूझकर ये लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट रखी जाती है, फैसलों की भाषा इतनी ज्यादा क्लिष्ट होती है कि जिस व्यक्ति से रिलेटेड वो फैसला है वो उस फैसले को समझ ही नहीं पाता है। इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। अब जो सुझाव जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है, अगर ये लागू हो जाता है, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आसान भाषा में अपने फैसले लिखना शुरू कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जनता का आधे से ज्यादा काम तो इसी से हो जाएगा। क्योंकि एक मामले में अगर कोई फैसला आता है और उस व्यक्ति का मामला उससे ही लगभग समान है तो वो ये समझ सकता है कि उसके मामले में भी ऐसा ही फैसला आ सकता है। यहां एक और संदेश जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है कि फैसलों के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब एक रूपता होनी चाहिए। अगर केस एक ही तरीके के हैं तो फैसले भी एक ही तरीके के आने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट का एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक ही तरीके के मामले में एक ही हाई कोर्ट की 3 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग फैसले दिए। अब आप सोचिए कि एक ही धारा के अंदर केस है
और 2 जजों की बेंच अलग फैसला देती है, अगले 2 जजों की बेंच अलग फैसला देती है, उसके बाद एक और 2 जजों की बेंच बनती है या 3 जजों की बेंच बनती है, वो अलग से फैसला देती है। क्या ये कानूनी तौर पर सही कहा जा सकता है? लॉजिकली अगर तार्किक रूप से इसको देखा जाए तो क्या ये सही है? अरे 2 और 2 4, अगर ए जोड़ेगा तब भी 4 आएगा, बी जोड़ेगा तब भी 4 आएगा, सी जोड़ेगा तब भी 4 आएगा। तो फिर कानून के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता है? इस बात को इंगित करके साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने लोगों के हित में एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है। हालांकि ये कोई आदेश नहीं है, लेकिन अगर सीजीआई ने ये कहा है तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जज या दूसरे लोअर कोर्ट के जो जज हैं वो इस चीज पर गौर करेंगे और इसको अपने फैसलों में उतारने की कोशिश करेंगे। आसान शब्दों में अगर फैसले लिखे जाएंगे तो जनता को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक कॉमन सेंस का आदमी भी फैसले को आसानी से समझ पाएगा। वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं आता है, तो जिस पढ़ने वाले से वो उसको पढ़वाएगा वो उसको आसानी से समझ पाएगा। और अगर ये बहुत पहले हो गया होता तो हमारे देश में जितने लोग जेल में पड़े हुए हैं उनमें से आधे से ज्यादा बाहर आ गए होते, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट का फैसला आता है, फैसले में क्या क्या गया है उस व्यक्ति को पता नहीं है, या जिसका रिश्तेदार जेल में पड़ा हुआ है उसको पता नहीं है। अगर वो समझ जाता है और दोनों के मामले लगभग सेम है तो वो उस फैसले को आधार बनाकर अपनी जमानत याचिका फाइल करा सकता है और जमानत पा सकता है। लेकिन चूंकि फैसलों की जो भाषा है वो इतनी जटिल होती है कि अंग्रेजी जानने वाला भी, किसी सामान्य लॉ कॉलेज में पढ़ा हुआ वकील भी उसको नहीं समझ पाता है। यही वजह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अब तो खैर पूरे देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, नहीं तो पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादातर वही लोग वकालत करते थे जो दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से लॉ पढ़कर आते थे, क्योंकि बाकी जगह लॉ पढ़ाया तो जाता था पर उस तरीके से लोगों को समझ ही नहीं आता था। अब अगर ये आसान भाषा में होता है तो इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उन लोगों को फायदा होने वाला है जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और वकीलों के ऊपर जो पूरी तरह डिपेंडेंट है हमारा देश, उसको भी एक तरीके से झटका लगने वाला है। इससे कहीं ना कहीं वकीलों की दुकान पे तो, दुकानदारी पे तो फर्क पड़ने वाला है, जो कि देश के लिए अच्छा ही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।